नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम बीए फर्स्ट ईयर, जिसमें सब्जेक्ट है हमारा मनोविज्ञान, पेपर सेकेंड, जिसका नाम है मानव विकास। और इसमें हम दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पढ़ रहे थे और आज का हमारा क्वेश्चन है प्रात्यक्षिक विकास के आयाम एवं उसके निर्धारक तत्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे हम कि प्रत्यक्ष परक का विकास होता कैसे है। तो जब हम किसी वस्तु के संबंध में किसी निश्चय पर पहुंच जाएं, तो उसे प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का आधार इंद्रिय होता है। इंद्रिय ज्ञान का किसी वस्तु के अर्थ से संबंध हो जाने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। संवेदना की क्रिया बड़ी सरल है, परंतु प्रत्यक्ष ज्ञान की क्रिया गहन होती है। संवेदना के लिए बाह्य उत्तेजना पर्याप्त है, परंतु प्रत्यक्षीकरण में संवेदना तथा मन के पूर्व संस्कार दोनों ही अपना कार्य करते हैं। प्रत्यक्षीकरण से प्राप्त होने वाले ज्ञान को मनोवैज्ञानिकों ने 3 पहलुओं में बांटा है, जिसमें पहला है उपस्थापक पक्ष, दूसरा है प्रतिक्रियात्मक पक्ष और तीसरा है संबंध पक्ष। उपस्थापक पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान की अवस्था में हमारे सामने कोई न कोई वस्तु उपस्थित रहती है। पुस्तक को देखकर उसके आकार आदि का ज्ञान होना, किसी ध्वनि को सुनकर उसकी माधुर्य या उसकी तीव्रता का भी ज्ञान हमें होना। प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ज्ञान को हम तात्विक उपस्थापक पक्ष कहते हैं। इसके द्वारा यथार्थ का ज्ञान होता है। दूसरा है प्रतिक्रियात्मक पक्ष। इसका आकार यद्यपि उपस्थापक पक्ष ही है, परंतु इसमें वस्तु प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती, मतलब होती है पर सामने नहीं होती। उसका कोई प्रतिनिधि रूप रहता है, जिसके द्वारा हमें वास्तविक वस्तु का ज्ञान ग्रहण होता है। जैसे आटे को देखकर हम गेहूं की कल्पना कर सकते हैं। किसी की लाल आंखों को देखकर हम क्रोध की कल्पना कर लेते हैं। अतः प्रत्यक्षीकरण की प्रतिनिध्यात्मक पक्ष में कल्पना का भी कुछ अंश रहता है। तीसरा है संबंध पक्ष। तो प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्राप्त ज्ञान यह तीसरा पक्ष है। इसके एक वस्तु को देख उससे संबंधित दूसरी वस्तु का ज्ञान हो जाता है। जैसे कभी कभी दूसरे की घड़ी देखकर अपनी घड़ी की याद आ जाती है, या जिन तथा रकाब को देखकर घोड़े की याद आ जाती है। अब हम जानेंगे कि बालक का प्रत्यक्ष परक ज्ञान क्या होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का यह मुख्य विषय है कि बालकों को किसी वस्तु या दिशा का ज्ञान कैसे होता है। उनमें दूरी का ज्ञान, आकार का ज्ञान, आकृति और रंग का ज्ञान कैसे उपजता है, उनमें वस्तुओं के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति और इसी प्रकार अपने वातावरण की अन्य वस्तुओं के प्रति किस प्रकार लगाव पैदा होता है, उनमें इन सब वस्तुओं पर किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, आदि सभी बातों का विवरण 2 भागों में रखा गया है। पहला बालक की क्रियाशीलता और दूसरा बालक का भाषा ज्ञान। जिस बालक में चंचलता का अंश जितना अधिक होगा, उसी के अनुसार उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। बालक अपनी अत्यधिक क्रियाशीलता द्वारा विभिन्न प्रकार के स्पर्श करेगा, वस्तुओं को स्पर्श करके तोड़ेगा, फोड़ेगा और उसी से ज्ञान प्राप्त करेगा। दूसरी बात यह है कि बालक में भाषा ज्ञान अधिक हाथ बटाता है। किसी वस्तु का नाम सुनकर या कहकर बालक उस वस्तु की कल्पना कर लेता है। दूरी, दिशा, आकार एवं आकृति का ज्ञान कैसे होता है, अब ये जानेंगे। इस विषय पर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से कथन कहे हुए हैं। अपडर ग्राफ ने 1930 ईस्वी में 4 वर्षों की दूरी के ज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने अपने प्रयोगों में बताया कि एक 4 वर्ष के बच्चे को दूरी का ज्ञान एक नवयुवक से कम नहीं था। तो ये तो था प्रत्यक्ष परक या प्रात्यक्षिक विकास क्या होता है। अब हम जानेंगे इसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो बालक में प्रत्यक्षीकरण के लिए
अनेक तत्व सहायक होते हैं, जिनमें 6 तत्वों के बारे में बताया जाएगा। उनमें से पहला है परिपक्वता। क्योंकि बच्चा ज्यों-ज्यों परिपक्व होता जाता है, उसकी ज्ञानेंद्रियां उसी के अनुसार उत्तरोत्तर विकसित होती जाती हैं। इस विकास का यह फल होता है कि उसकी समस्त ज्ञानेंद्रियां अर्थात नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा सभी समष्ट रूप से कार्य करने लगती हैं और उनकी ये क्रियाएं संतुलित एवं व्यवस्थित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए बालक एक फूल को देखता है, स्पर्श करता है, उसे सूंघता है और फिर उससे इतना लगाव हो जाता है कि वह किसी को भी देना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो इस फूल से क्रमशः सुंदरता, सौंदर्य, कोमलता एवं सुगंध प्राप्त करता है। इस प्रकार बालक में घ्राण प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है, मतलब सूंघने की क्षमता का विकास होता है। दूसरा है बुद्धि। स्टर्न ने बुद्धि की परिभाषा देते हुए बताया कि जीवन में नई नई समस्याएं उठा करती हैं। उन समस्याओं के अनुरूप ही अपने आप को ढाल लेना बुद्धि कहलाती है। थॉर्नडाइक के मतानुसार वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता बुद्धि कहलाती है। अतः बुद्धि परिस्थितियों को समझ लेने की प्रक्रिया है या योग्यता है। तीसरे नंबर पर है सीखना। वन हर्ट के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का अभिप्राय है व्यक्तियों की क्रियाओं में एक स्थायी परिवर्तन लाना, और यह परिवर्तन अभ्यास के द्वारा लाया जाता है। इस परिवर्तन का उद्देश्य होता है निश्चित परिस्थितियों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करना या किसी समस्या को सुलझाना। चौथा नंबर पर है भाषा का विकास। भाषा द्वारा भी बच्चों के प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है। बच्चा अब तक हर छोटे बड़े आदेश को समझने लगता है और उसी के आदेशानुसार कार्य करता है, जिससे उसके प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है। भाषा संबंधी विकास होने पर बच्चा प्रश्नों द्वारा अपने प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने लगता है। अब 5वें नंबर पर है वातावरण। बालक के प्रत्यक्षीकरण ज्ञान में वातावरण का बहुत बड़ा महत्व है। इसी के आधार पर बालक वास्तविक और व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। बालक जन्म के बाद ही भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के बीच अनेक प्रकार के व्यवहार करना सीख जाता है। जन्म के समय बालक के व्यवहारों पर वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों की अधिक छाप होती है, परंतु इसके बाद वातावरण के संपर्क से उन व्यवहारों में अंतर आ जाता है। अच्छे वातावरण में पलने वाला बालक स्वभावतः तेज और अधिक अनुभवी होता है। तो ये थे इसके 5 कारक, जिनमें पहला परिपक्वता, दूसरा बुद्धि, तीसरा सीखना, चौथा भाषा का विकास और 5वां वातावरण। ये 5 इसके निर्धारित तत्व हैं, किसके प्रत्यक्षिक विकास के निर्धारित तत्व हैं। आज के लिए इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जन्मोपरांत शारीरिक विकास के निर्धारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।